हेलो दोस्तों, अभी तक हम लोग ने पढ़ रहा था कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम लोगों ने दो लॉ देख लिए। फर्स्ट लॉ देखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हम लोग देखे थे कि जितना मास रिएक्टेंट का रहता है उतना ही मास किसका रहता है, प्रोडक्ट का रहता है। यानी जितना मास रिएक्टेंट का रहना चाहिए उतना ही मास होता है प्रोडक्ट का रहना चाहिए। अगर जो रिएक्शन जो है कम्प्लीटली आयोनाइज, मतलब वो रिएक्टेंट जो है कम्प्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है, तो वो तब तो जितना मास रिएक्टेंट का रहता है उतना ही मास होता है प्रोडक्ट का होना चाहिए। लेकिन मान लो कोई ऐसा रिएक्शन होता है जो रिएक्टेंट होता है कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ जो होता है मास जो होता है रिएक्टेंट का बचा रह जाता है किसमें, प्रोडक्ट साइड में। तो कैसे इसका ये कैसे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन अब कैसे फॉलो होगा, तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऐसे फॉलो होगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोग लिख लेंगे इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना मास प्रोडक्ट का बन रहा है उतना अब प्लस जितना मास रिएक्टेंट का बचा रह गया वो, तो दोनों को प्लस करेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर आ जाएगा। इसके बेसिस पे हम लोग क्या किए थे, दो न्यूमेरिकल भी देखे थे जिसमें क्या दिया था, तीन कंपोनेंट तो दे देता है, एक कंपोनेंट के बारे में हम लोग से पूछता है, जैसे a प्लस बी गिव c प्लस डी। तो a और b या c या d का कोई भी तीन वैल्यू वो दे देगा हमको, और एक वैल्यू क्या करता है हमसे पूछता है। या कोई तीन रिएक्शन है, a प्लस बी गिव सी दे रहा है, केवल डी नहीं दे रहा है, केवल सी तक दे रहा है, तो क्या देगा, ए और सी का मास दे देगा, तुमसे बी का मास पूछ लेगा, या ए और बी का मास दे देगा, तुमसे सी का मास पूछ लेगा, या बी और सी का मास दे देगा, तुमसे ए का मास पूछ लेगा। तो ये इन सब सवालों का करने का तरीका क्या होता है, इन सब सवालों का करने का तरीका एक ही तरीका होता है, क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जिसको हमको निकालना है उसको एक्स मान लो, बाकी वैल्यू दिया रहेगा, उसके बाद जो होता है प्लस माइनस कर देते हैं। सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो कोई कंपाउंड है, उसको डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन किया जा रहा है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनका जो होता है फिक्स्ड रेशियो में वो हमेशा कंबाइन होते हैं, चाहे वो कंपाउंड हम लोग कहीं से भी उठा कर लाएं। जैसे एग्जांपल हम लोग लिया था किसका, वाटर का एग्जांपल लिया था। वाटर के एग्जांपल में जैसे हम लोग क्या करें, टेप वाटर को लाएं या डिस्टिल वाटर को लाएं या सी वाटर को लाएं, रेन वाटर को लाएं, कहीं से भी हम लोग वाटर को लाएं, उसमें H2O यानी दो एटम हाइड्रोजन का, एक एटम जो होता है ऑक्सीजन का मिल से क्या कर देता है, कंबाइन होता है, तो 2:16 होता है। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:8 बचता है। यानी हमेशा वाटर जो होता है 1:8 के रेशियो में कंबाइन करता है, चाहे वाटर हम लोग कहीं से भी लाएं। इसके बेसिस पे हम लोग ने दो न्यूमेरिकल देखा था, दो एक्सपेरिमेंट देखा था। दो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, कहीं से भी कोई भी डाटा लाएं, लास्ट में जब हम लोग उस जो कंपाउंड बन रहा है उसके एलिमेंट का जब हम लोग रेशियो निकाल रहे थे तो दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, बराबर आ रहा था, इक्वल आ रहा था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक देख चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख चुके हैं और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन देख चुके हैं। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू एन अदर। देखो हम जानते हैं आप लोग को डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, अब हम लोग धीरे धीरे एक एक वर्ड को पकड़ते हुए डेफिनेशन को पढ़ेंगे। जैसे लिखा है व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट हो वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड को बना रहे हैं। दो एलिमेंट फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो रहा था क्या बना रहा है, CO2 बना दे रहा है। या कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होता क्या बना देगा, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। देखो दो ही एलिमेंट हैं कार्बन और ऑक्सीजन, जब ये दोनों एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना दे रहे हैं, CO2 भी बना दे रहे हैं। यही दोनों एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे रहे हैं। देखो फिर से पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कौन कौन से कंबाइन किए थे, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन किए थे और एक या एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं। कौन कौन से कंपाउंड बना रहे हैं, एक CO2 बना रहा है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, एक CO2 बना रहा है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है।
व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, लिखा है देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट। कह रहा है कि जो दोनों एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट का मास जो होता है हमेशा फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट का मास जो होता है वेरी करता रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। अब तुम देखो कार्बन कार्बन दोनों में कार्बन कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, लेकिन इसमें देखो CO2 वाले में 2 × 16 हो गया, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 2 × 16 यानी 32 ग्राम हो गया। इसमें कितना गया ग्राम है, 16 ही ग्राम है। तो देख रहे हो एक एलिमेंट का तो एटॉमिक मास सेम रहता है, लेकिन दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वेरी कर रहा है। वही चीज लिखा है देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ अदर एलिमेंट। डिफरेंस मासेस ऑफ वन एलिमेंट मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का मास जो होता है डिफरेंट हो रहा है, मतलब वेरी कर रहा है। और फिक्स मासेस का है, फिक्स मास होता है कार्बन का है। द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मासेस ऑफ अदर एलिमेंट। लिखा है बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन एनदर। क्या करेगा, स्मॉल, जब इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे, किसका किसका, इसमें इसका रेशियो और इसका रेशियो जब हम निकालेंगे तो स्मॉल होल नंबर के रेशियो के बराबर आ जाएगा। जो चीज़ वेरी कर रहा है उसी चीज़ का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो स्मॉल होल नंबर के रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि मान लो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। दो एलिमेंट कंबाइन, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, क्या बना, CO2 बना। फिर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन CO2 जब बनेगा तो C+O2 से बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो C+O से बनेगा। तो कार्बन कार्बन तो दोनों में एक एक है, यानी कार्बन का एटॉमिक मास दोनों में कितना है, 12 है, यानी कार्बन का एटॉमिक मास दोनों में क्या है, फिक्स है। लेकिन CO2 जिसमें बन रहा है उसमें O2 यानी 32 ग्राम हो जा रहा है, और इसमें कितना ग्राम हो जा रहा है, 16 ग्राम हो जा रहा है। यानी ऑक्सीजन का मास जो होता है वेरी कर रहा है, लेकिन कार्बन का मास जो होता है सेम है। तो जब ऑक्सीजन दोनों के, जब CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है, और जब CO में ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो में वो आएगा। यही चीज़ क्या बताता है, यही चीज़ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है। जैसे CO2 तो 12:32 आया, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना आया, 12:16 आया। जब इन दोनों का रेशियो निकाला गया, देखो क्या लिखा है, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, एक में मास कितना है, 32 ग्राम है, और एक में मास कितना है, 16 ग्राम है, विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। कह रहा है जब डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, एक में 16 ग्राम है, एक में कितना ग्राम है, 12 ग्राम है। जब दोनों को अलग अलग मास को जब कंबाइन हुआ, किसके फिक्स्ड मास के साथ, किसके मास के साथ, कार्बन 12 के साथ कंबाइन हुआ, तो बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। जब ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का रेशियो जब निकाला गया तो 32/60 यानी सिंपल होल नंबर रेशियो में वो आता है। अब इसी का देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है। जैसे मान लो एक H2O है, एक मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, H2O बनता है। चूँकि हम लोग जानते हैं H2O किससे मिलकर बनता है, H2O हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और H2O2 भी किससे मिलकर बनता है, H2O2 भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो H2O भी बनता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो H2O2 भी बनता है। तो देखो अब H2O और H2O2, H2 इसमें देखो दो, मतलब 1 × 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, इसमें एक है तो यानी 16 ग्राम हो गया। इसमें देखो हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 यानी 32 ग्राम हो गया। अब देखो इसमें हाइड्रोजन का तो नंबर जो है सेम है, यानी फिक्स है, कितना है, 2 है। लेकिन इसमें देखो ये 32 हो गया, ये कितना हो गया, 16 हो गया। यानी एक एलिमेंट का मास जो होता है सेम रहता है, फिक्स रहता है, और दूसरे एलिमेंट का मास जो होता है चेंज होता रहता है, वेरी करता है। लिखा है डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन
डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, एक में कितना ग्राम आया है 16 ग्राम आया है, एक में कितना ग्राम आया है 32 ग्राम आया है। विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना आया है 2 ग्राम आया है। बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो, जब इन दोनों का रेशियो निकाला गया 16:32 कितना आया 1:2 आया। मतलब सिंपल होल नंबर के रेशियो में ये क्या आ रहे हैं। अब इसका जो है थर्ड एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको और क्लियरिटी होगा कि कैसे सिंपल रेशियो में जो आ रहे हैं। अब देखो थर्ड एग्जांपल हम लोग लेंगे। थर्ड एग्जांपल में क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से हम लोग जानते हैं जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो एक या एक से ज़्यादा जो है कंपाउंड बनता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो वह एक या एक से ज़्यादा अधिक जो है कंपाउंड बनता है। एक जो होता है NO2 हो जाता है, एक NO हो जाता है, एक NO2O3 हो जाता है, एक NOO2 हो जाता है, एक क्या हो जाता है N2O5 हो जाता है। देख रहे हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है लेकिन कंबाइन हो रहा था, अलग अलग तरह का कंपाउंड जो है बन रहा है। देखो N2O में क्या होता है, N2O में नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो 2 × 14 कितना हो जाएगा 28:16 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 14:16 हो जाएगा। इसको जब सिंपल रेशियो में करेंगे तो कितना आ रहा है 7:4 आ रहा है। इसको सिंपल रेशियो में करेंगे कितना आ रहा है 7:8 आ रहा है। ठीक, इसमें देखो N2O3 है, N2O3 में इसका जब तो सिंपल रेशियो करेंगे कितना आ रहा है 28:48 इसका सिंपल रेशियो कितना आ रहा है 7:12 आ रहा है। NO2 का नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी 16 × 2 मतलब 14:32 कितना आया 7:16 आया। ठीक, N2O5 है, N2O5 में कितना है 28 ये है और 18 ये है। इसका सिंपल रेशियो कितना आएगा 7:20 आएगा। ठीक, तो देखो सिंपल, अब देखो नाइट्रोजन जो है सारे में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का जो है मास जो है चेंज हो रहा है। तो वही चीज़ हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताता है कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन होता है तो एक या एक से अधिक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड में जो 2 एलिमेंट हैं उस एक एलिमेंट का मास तो सेम रहता है लेकिन दूसरे एलिमेंट का मास जो होता है डिफरेंट रहता है। और जो मास जो होता है डिफरेंट रहता है, अगर जो उन सब का जो होता है रेशियो निकाला जाए तो वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में आता है। यही चीज़ क्या बताता है, यही चीज़ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। देखो अब इस पे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का अभी तक हम लोग डिफिनेशन, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारा चीज़ अभी तक हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्या इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड वाटर कंटेन 5.93%, ठीक, एंड 11.2% ऑफ हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और वाटर है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 है और वाटर यानी H2O है। ये दोनों जो होता है हाइड्रोजन रख रहे हैं। हाइड्रोजन जो है इन दोनों में कितना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 5.93% हाइड्रोजन है और वाटर में कितना है 11.2% हाइड्रोजन है। कह रहा है शो दैट द डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कह रहा है आप शो करिए कि ये डाटा जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग कैसे शो करेंगे, तो देखो कंपाउंड H2O2 है, एक कंपाउंड H2O2 है और एक कंपाउंड क्या है H2O है। H2O2 में किससे किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया है 5.93% दिया है। तो 100 में से 5.93% माइनस करेंगे कितना परसेंट बचेगा 94.07% बचेगा। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना दिया है 11.2% दिया है। तो 11.2 100 में से 11.2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 88.8 बचेगा परसेंट, इसमें ऑक्सीजन का बचेगा। अब देखो अब हमको सिंपल होल रेशियो को बनाना है तो क्या सबसे छोटे वाले नंबर से हमेशा जो हो जाता है डिवाइड कर दिया जाता है। तो 5.9/5.93
इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 94.07 को 5.93 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15.86 आ जाएगा। इसको 11.2 अपन 11.2 ये कितना हो गया 1 हो गया। 88.8 अपन 11.2 कितना हो गया 7.92 हो गया। देखो एक एलिमेंट हाइड्रोजन का तो मास होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है सेम आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का मास होता है अलग अलग आ रहा है। तो यही तो बताता है क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यही ना बताता है कि किसी एक एलिमेंट का मास होता है सेम रहता है, दूसरे एलिमेंट का मास होता है इसमें डिफरेंट रहता है, और ये दोनों एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो एक या एक से अधिक कंपाउंड होता है बनाते हैं। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, क्या बना रहा है, एक H2O2 बना दे रहा है, एक क्या बना दे रहा है H2O बना दे रहा है। सेकंड चीज देखो लिखा है कार्बन कंबाइन विथ हाइड्रोजन इन PQR। कार्बन जो है हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, 3 कंडीशन दिया गया है P, Q और R। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन PQR मतलब PQR ये 3 कंपाउंड बन रहे हैं, इन तीनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज हमको दिया गया है। फर्स्ट P वाले में कितना दिया है हाइड्रोजन का परसेंटेज 25% दिया गया है। सेकंड Q वाले में तो कितना दिया गया है 14.3% दिया गया है, और R वाले में कितना परसेंट दिया गया है 7.7% दिया गया है। अब 100 में से माइनस कर लेंगे तो हमेशा हमको कार्बन का परसेंटेज मिल जाएगा। तो P में कार्बन का परसेंटेज कितना आएगा 75 आ जाएगा। Q में कार्बन का परसेंटेज 100 माइनस 14.3 करेंगे कितना आ जाएगा 85.7 आ जाएगा। R में माइनस करेंगे 100 माइनस 7.7 कितना आ जाएगा 92.3 आ जाएगा। अब इन दोनों का सिंपल होल नंबर रेशियो ले लोगे तो 25 जो सबसे छोटा नंबर रहता है उसी से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो 25/25 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 75/25 कितना आ जाएगा 3 आ गया। 14.3 अपॉन 14.3 85.7 अपॉन 14.3 ये कितना आ गया 1:6 आ गया। 7.7 अपॉन 7.7 92.3 अपॉन 7.7 ये कितना आ गया 1:12 आ गया। मतलब क्या है कि एक देखो हाइड्रोजन का सारे में मास होता है सेम है 1 आ रहा है, लेकिन कार्बन का अलग अलग P, Q और R में कार्बन का मास जो होता है अलग अलग आ रहा है। तो यही चीज़ बताता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी एक एलिमेंट का मास जो होता है सेम रहता है, दूसरे एलिमेंट का मास जो होता है चेंज होता रहता है। यही क्या बताता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इसके आगे देखते हैं देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद फोर्थ लॉ क्या होता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखो ये लॉ क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट आर ऑलवेज कंबाइंड इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट। करा सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में ऑलवेज कंबाइन होता है और क्या बनाता है प्रोडक्ट बनाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा क्या ये डिफिनेशन बोल रहा है। लिख रहा है 1 वॉल्यूम कंबाइंड विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस गिव 2 HCl गैसेस। मतलब सिंपल रेशियो इसमें क्या आ रहा है 1 मोल, ये 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है 1 इसका है 1 इसका कितना है 2 है। तो ये रिएक्शन ये बोल रहा है कि एक वॉल्यूम H2 का और एक वॉल्यूम Cl2 का जब कंबाइन होता है तो कितना बनता है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन का कहने का मतलब ये है कि एक वॉल्यूम हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम क्लोराइड जब आपस में कंबाइन होता है तो कितना बनता है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या लिखा है 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। देखो इसका सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस गिव 2NH3 गैस। ये क्या है अमोनिया बनाने का तरीका है। अब इसमें देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1:3:2 है। ये क्या है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब ये 1 वॉल्यूम ये हो गया 3 वॉल्यूम। जब 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है किससे 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से क्या बन रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बन रहा है। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से क्या बना रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बन रहा है। तो ये सिंपल यही जो है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है।
स्पेशल नोट में क्या लिख रहा है, दिस लॉ इज यूज्ड फॉर ओनली द गैसियस रिएक्शन। ये लॉ हमेशा जो है गैसियस रिएक्शन पे अप्लाई होता है, ना कि मान लो कोई बीच में सॉलिड दिया हो या लिक्विड दिया हो, उन सब रिएक्शन पे ये जो है रूल अप्लाई नहीं होता है। ये हमेशा गैसियस वाले रिएक्शन पे ये रूल जो है अप्लाई होता है। दिस लॉ इज यूज्ड ओनली फॉर द गैसियस रिएक्शन, इट रिलेट वॉल्यूम टू मोल और मॉलिक्यूल बट नॉट रिलेट विथ मास। जैसे हम कह रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं, मोल को रिलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को रिलेट कर सकते हैं। देखो कैसे रिलेट करते हैं, जैसे यही रिएक्शन है ना, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 2 है। हम देखो इस रिएक्शन को 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट तरीका देखो, हम ये बोल रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन का कंबाइन हो रहा है किससे, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, क्या बना रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है। ये फर्स्ट तरीका था मोल के टर्म में पढ़ने का। 1 मोल हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, क्या बना रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है। सेकेंड तरीका पढ़ने का क्या हो गया कि 1 मॉलिक्यूल अमोनिया नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ये सेकेंड तरीका था। थर्ड तरीका क्या है कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म द 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ये जो है 3 तरीका है। इस मोल, मास और मॉलिक्यूल मतलब मोल, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल को हम लोग आपस में रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मास को कभी इसमें जो है रिलेट नहीं कर सकते। हमेशा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गैसियस वाले रिएक्शन पे अप्लाई होता है। मोल, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल को हम लोग आपस में रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मास को कभी रिलेट नहीं कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पर देखेंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल कैसा बनता है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद हम फोर्थ लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ देखो क्या बोलता है, बोल रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम, हमेशा वॉल्यूम जो होता है इक्वल रहना चाहिए, जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। जैसे मान लो H2 गैस रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है Cl2 गैस। H2 गैस रिएक्शन कर रहा है किससे, Cl2 गैस, क्या बन रहा है 2HCl गैस जो होता है बन रहा है। अब देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है H2 गैस का, इसका भी Cl2 गैस का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और HCl का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है। तो 1 1 2 ये क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये जो है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब हम जानते हैं जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उतना ही क्या होता है वॉल्यूम होता है। यानी ये 1 वॉल्यूम H2 रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस to form 2 volume of HCl gas. 1 volume of H2 gas react with 1 volume of Cl2 gas to form 2 volume of HCl gas. और अवोगाद्रो लॉ क्या बोलता है कि जितना वॉल्यूम रहता है उतना ही कितना होता है मॉलिक्यूल रहता है। अवोगाद्रो लॉ यही नहीं बोलता है कि जितना वॉल्यूम रहता है उतना ही क्या होता है मॉलिक्यूल होता है। तो बताओ 1 वॉल्यूम इसका है तो इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, इसमें मॉलिक्यूल 1 होंगे। 1 को हम लोग क्या लिख दिए हैं n लिख दिए हैं, यानी n मॉलिक्यूल इसमें होंगे। 1 वॉल्यूम इसका यानी n मॉलिक्यूल इसमें भी होंगे। अब इसमें देखो वॉल्यूम जो है 2 है, यानी इसमें क्या होंगे 2n मॉलिक्यूल होंगे। तो अभी तक हम लोग ने अवोगाद्रो लॉ क्या बताया, अवोगाद्रो लॉ यही बताता है कि जितना वॉल्यूम होता है कोई भी रिएक्शन में, जितना स्टोइकियोमेट्रिक का वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम क्या बताता है मॉलिक्यूल बताता है। जितना वॉल्यूम रहता है उतना ही वो जाता है मॉलिक्यूल रहता है। अब इसमें देखो 1 वॉल्यूम था, 1 को हम लोग मतलब यहाँ क्या लिख लिए हैं n मॉलिक्यूल लिख लिए हैं। इसमें भी 1 मॉलिक्यूल था यानी n मॉलिक्यूल हो गया। इसमें यहाँ 2 मॉलिक्यूल था 2 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या हो गया 2n मॉलिक्यूल हो गया।
एवोगैड्रो लॉ यही बताएगा, जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही क्या होता है, मॉलिक्यूल हो जाता है। यही बेसिक डिफिनेशन जो होता है एवोगैड्रो ने बताया था।